देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी बहुत ही धनवान हैं, तीनों बड़े घराने के हैं और हम ठहरे गरीब। 2 वक्त की रोटी के लिए भी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। भला धरती और आसमान का मिलाप कैसे हो सकता है? तुम्हारा उनके साथ उठना बैठना खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम गरीब हैं। तुम्हारी उनके साथ इस तरह की मित्रता आज से मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। पिताश्री, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने मित्रों को नहीं छोड़ सकता, उनसे अलग नहीं रह सकता। अगर फिर भी आप नहीं मानेंगे तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तो ठीक है, तुम मेरा घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ठीक है पिताश्री, आज से मैं यह घर छोड़ रहा हूँ। काफी समय हो गया है, अभी तक मुनेंद्र को यहाँ आना चाहिए था। यह कहानी है 4 मित्रों की जो कि धारा नगरी में रहते थे। उनमें से एक था राजा का बेटा, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा उसी नगर के एक साहूकार का पुत्र और चौथा मुनेंद्र जो कि एक गरीब किसान का पुत्र, जिसने अभी अभी अपनी मित्रता के लिए अपना घर छोड़ दिया है। यह लो, मुनेंद्र आ गया। हम कब से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुनेंद्र, तुम इतने परेशान और उदास क्यों लग रहे हो? जल्दी बताओ, बात क्या है? क्या बताओ मित्रों, मेरी तुमसे यह मित्रता पिताश्री को अच्छी नहीं लगती। पिताश्री का कहना है कि हम जैसे गरीबों की तुलना तुम जैसे धनवान के साथ नहीं हो सकती। हम लोग आपकी बराबरी के नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। पर मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। मुझे मेरे मित्रता और तुम तीनों पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं होगा। इसी कारण पिताश्री का और मेरा झगड़ा हो गया और मैंने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया है। तो बात ऐसी है, तुम्हें क्या लगता है हम तीनों तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? नहीं, आज से हम तीनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हम भी अपना अपना घर छोड़ रहे हैं। आज ही हम यह नगर छोड़ देते हैं और कहीं दूसरी जगह निकल पड़ते हैं। इतना कहकर राजकुमार ने धारा नगरी को अलविदा किया और उन तीनों को लेकर वन की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर समुद्र में डूबता गया और अंधेरा छाने लगा। चारों मित्र वन से गुजर रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर चारों मित्र डरने लगे। तभी एक जगह पेड़ के नीचे कई सारे जुगनू चमकते किसान के बेटे मुनेंद्र को दिखाई दिए। वो देखो, वहाँ पेड़ के नीचे कई सारे जुगनू चमक रहे हैं। चारों ओर काफी अंधेरा छाया हुआ है। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुबह होने तक उसी पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। जल्दी चलो। ऐसा करो, तुम यहाँ सो जाओ। चलते चलते तुम बहुत थक चुके हो। मैं थोड़ी देर आसपास नजर रखे बैठता हूँ। फिर वो तीनों मित्र सो जाते हैं। अपने तीनों साथियों को थका मांदा देखकर मुनेंद्र का दिल भर गया। इन लोगों ने मेरे खातिर बेकारी मुसीबत मोड़ ली। हे ऊपर वाले, अगर तू सचमुच कहीं पर भी है तो मेरी पुकार सुन ले और आ जाना और मेरी मदद कर। उस जंगल के देवता ने मुनेंद्र की सारी बातें सुन ली। देवता को उस युवक की दया आ गई। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम एक सच्चे इंसान हो। तुम्हें तुम्हारे मित्र बहुत ही प्रिय है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरे पास हीरे जवाहरात सब कुछ है, चाहो तो मांग लो। नहीं देवता, मुझे हीरे जवाहरात इन चीजों का मोह नहीं है। मेरे मित्र मेरे खातिर अपना घरदार छोड़कर आए हैं। अब वह तीनों भूखे पेट सोए हैं। मुझसे यह देखा नहीं जा रहा है। कृपा करके उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ। वो जो सामने आम का पेड़ है, उस पर 4 आम लगे हुए हैं। एक पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे थोड़ा कम, तीसरा उससे भी थोड़ा कम और चौथा कच्चा है। लेकिन इसमें भेद की बात क्या है? ये चारों आम तुम चारों मित्र खा सकते हो। तुम में से जो पहला आम खाएगा राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाएगा तो उसी राजा का मंत्री बन जाएगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे। समय समय पर उसके साथ चमत्कार होगा। जो भी चौथा यानी कच्चा आम खाएगा उसे उम्र कैद की सजा होगी। इतना कहकर वह देवता अदृश्य हो गए। सुबह हो जाने पर मुनेंद्र ने उन तीनों को एक एक आम खाने को दिया। काफी भूख लगने से चारों ने आम को तुरंत ही खा लिया। चलो, अब हमें आगे के रास्ते के लिए निकलना होगा। पेट को कुछ आराम मिलने पर चारों मित्र वहाँ से चल पड़े।
काफी देर चलने से सभी को फिर से भूख और प्यास लग गई। तभी उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। तुम लोग अपना अपना हाथ मुंह धो लो और पानी पी लो, इससे पेट की आग थोड़ी कम हो जाएगी। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया। जैसे ही राजकुमार ने पानी मुंह से बाहर फेंका, मानो चमत्कार हो गया। जिस जगह पर पानी गिरा वहाँ 3 हीरे प्रकट हुए। राजकुमार को हीरों की परख थी। तुरंत ही उसने वह हीरे उठाए और अपने पास रखे। पानी पीने के बाद फिर से वह चारों आगे के रास्ते के लिए निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद वह चारों एक नगर के सीमा तक पहुंच गए। ऐसा करते हैं, हम यही ठहर जाते हैं और खाने का कुछ इंतजाम करते हैं, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें खाने के लिए कौन देगा? मेरे पास कुछ हीरे हैं, उनमें से एक हीरा मैं तुम्हें देता हूँ। तुम बाजार जाओ और कुछ चीजें खरीद कर ले आना। ठीक है। इतना कहकर राजकुमार ने मंत्री का पुत्र नागदत्त को 3 हीरों में से एक हीरा दे दिया। तुरंत ही मंत्री का पुत्र नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। अरे ये क्या, यहाँ तो काफी भीड़ लगी हुई है और सामने वह हाथी फल की माला सूंड में लेकर क्यों खड़ा है? आखिरकार बात क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। महाशय, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है और इतना शोर क्यों किया जा रहा है? आखिर बात क्या है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज्य के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा है। वही राजा का चुनाव करेगा। वो कैसे? हाथी की सूंड में वह फल की माला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, देख तो रहा हूँ, पर विश्वास नहीं हो रहा है। हाथी जिसके गले में फल की माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो देखो, लगता है वह हाथी मेरी तरफ ही आ रहा है। एक तरफ हट जाओ। बेटा, आज से तुम इस राज्य के महाराजा बन गए। महाराज की जय हो। हाथी ने मंत्री के बेटे के गले में हार डालते ही उसे राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। मंत्री के बेटे ने पूरा पका हुआ आम जो खाया था। काफी समय हो चुका है, अभी तक नागदत्त आया कैसे नहीं? ऐसा करता हूँ, मेरे पास जो हीरे बचे हैं उनमें से एक हरिप्रसाद को दे देता हूँ और उसे बाजार भेजकर कुछ चीजें खरीद कर आने के लिए कहता हूँ। इतना सोचकर राजकुमार ने एक हीरा साहूकार के पुत्र हरिप्रसाद के पास देकर कहा, हरिप्रसाद, इस हीरे को बेचकर जो भी रकम आ जाए उस रुपयों से हमारे लिए जो भी मिलता है उसे खरीद कर ले आना, और रास्ते में मंत्री का पुत्र कहीं भी दिख जाए उसे भी साथ लेकर जल्दी दोनों यहाँ पहुँच जाना। तुरंत ही साहूकार का पुत्र हरिप्रसाद बाजार की ओर निकल पड़ा। राज्य को राजा मिल गया था, लेकिन अभी तक मंत्री का चुनाव बाकी था। ये क्या, यहाँ इतनी भीड़ किस लिए बनी है और यह लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मैं भी इस कोने में खड़ा होकर देखता हूँ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? उस हाथी ने साहूकार के पुत्र को फूल की माला पहनाई। इस प्रकार साहूकार का पुत्र उस राज्य का मंत्री बन गया। उसने दूसरा आम खाया था। मंत्री बनते ही अपने साथियों को भूल गया। काफी समय हो चुका है। नागदत्त और हरिप्रसाद का वापस लौटने का आता पता नहीं। भूख के मारे प्राण निकलते जा रहे हैं। मुनेंद्र, तुम ऐसा करो, यह तीसरा हीरा लेकर जाओ और जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओ। ठीक है मित्र, मैं तुरंत ही जाता हूँ और खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। तुम यही ठहरो और मेरे आने का इंतजार करो। सेठ जी, ये मिठाई कितने में आती है? 8 आना किलो। बताओ कितने की दूं? बस 1 किलो दे दो सेठ जी। मेरे पास 8 आने तो नहीं है, पर एक कीमती हीरा है, यह तुम रख लो। तुम्हारा हिसाब किताब कर लो और ऊपर के सारे पैसे मुझे वापस कर दो। बेशक यह तो बहुत ही कीमती हीरा है, जरूर इस लड़के ने चोरी की होगी। मैं अभी राजा के सिपाही को बुलाता हूँ और इस चोर को गिरफ्तार करवाता हूँ। तुम यही ठहरो, मैं अभी सुनार के पास जाता हूँ और इस हीरे का सही मूल्य करके जो भी रकम आती है उसमें से मेरा हिसाब किताब कर लेता हूँ और बचे हुए रुपए तुम्हें वापस कर देता हूँ। मैं अभी आया।
क्या हुआ सेठ जी, आप सिपाही लेकर किस लिए आए हो? हम तुम्हें यहाँ हीरे की चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार करने आए हैं। हम तुम्हें बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। पर यह हीरा तो मेरे मित्र हमारे राज्य के महाराज के पुत्र विक्रमादित्य ने दिया है। आप चाहो तो मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है? इस नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह लड़का झूठ बोल रहा है। जरूर यह लड़का नगर के बाहर आपको ले जाकर वहाँ से भाग जाएगा। तुम इसकी बातों में मत आना, फौरन इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने मुनेंद्र की एक बात तक नहीं सुनी। सिपाही उसे लेकर चले गए। इस तरह मुनेंद्र को उम्र कैद की सजा हो गई, क्योंकि उसने कच्चा आम जो खाया था। अपने तीनों साथियों की राह देखते देखते राजकुमार बहुत ही परेशान हो गया। यह बड़ा ही विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में ना रहना ही अच्छा है। इतना सोचकर राजकुमार वहाँ से दूसरी ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव के पास पहुँच गया। तभी उसे एक आदमी सामने से आता दिखाई दिया। कौन हो तुम और कहां से आए हो? इस जगह तो नए लगते हो। मैं एक राजकुमार हूं। मैं मेरे बाकी 3 मित्रों के साथ घर छोड़कर निकला था, परंतु बाकी 3 मित्र किसी कारण मेरे से अलग हो गए। मैंने उन तीनों की काफी समय तक राह देखी, लेकिन वापस लौटने का नाम तक नहीं। मैंने सोचा शायद वह जगह मेरे लिए घातक हो सकती है, इसलिए मैं वहाँ से निकला और चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया। काफी समय से कुछ खाया पिया नहीं। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? क्यों नहीं पुत्र, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हारे भोजन का इंतजाम कर देता हूँ। इतना बताकर उस आदमी ने राजकुमार को अपने साथ घर लेकर चला गया। मैंने तो मेरा परिचय दे दिया है, लेकिन आप कौन हो और क्या काम करते हो? मैं इस गांव का मुखिया था। मेरे पास बहुत सारी जमीन थी, सैकड़ों लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए भटक रहा हूँ। राजकुमार ने जो भी मिला उसे आनंद से खाया और सो गया। यह हीरे लो और उन्हें बेचकर जो भी रकम आती है उन्हीं से दान का काम फिर से शुरू करो। राजकुमार अब मुखिया के पास रहने लगा। हर रोज राजकुमार उसे 3 हीरे देता था, जिससे मुखिया गरीबों में दान का काम करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मुखिया का इस तरह का दान करना उसके खेत में काम करने वाली एक औरत को देखा नहीं गया। पद्मिनी, कैसे भी करके मुखिया के घर जो लड़का है उसे अपने जाल में फंसा लो और उसे हमारे घर भोजन के लिए आमंत्रण दो। एक बार वो लड़का हमारे घर आ जाएगा, उसके बाद हमें इतना धन मिलेगा कि हम जिंदगी भर आराम से बैठकर खाएंगे। यह फूल आपके लिए। लेकिन मेरा तुमसे क्या परिचय? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। मेरा नाम पद्मिनी है। मैं इसी गांव की हूँ। मेरी माँ मुखिया के खेत में काम करती है। माँ कहती है कि मुखिया के घर आपके पाँव लगने से मुखिया फिर से धनवान हो गया। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी हमारे घर एक बार जरूर आए, इसलिए मैं तुम्हें हमारे घर भोजन करने के लिए आमंत्रण देने आई हूँ। क्या आप मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? तो नहीं, मैं आज ही आपके घर भोजन करने के लिए आ जाऊंगा। जैसे ही राजकुमार पद्मिनी के घर पहुंचा, उसने पानी का गिलास आगे किया। गिलास को छूते ही राजकुमार एक सुनहरे तोते में बदल गया। माँ और बेटी देखते ही रह गई। उन्होंने राजकुमार को पानी नहीं बल्कि पानी की जगह शराब भरकर दे दी थी। पद्मिनी की माँ ने सोचा, अगर राजकुमार शराब पीता है तो वह जरूर उल्टी करेगा और ढेर सारे हीरे उसे मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमार विहार करते हुए पड़ोसी राज्य में पहुंच गया।